Well, hello, dear NEET aspirants. Welcome back to another Power Pack session for the preparation for NEET 2026 examination, especially in chemistry. Now, if you remember, in the last class, we have completed the chapter that is chemical bonding. We have gone through the chapter and solved some of the very important questions related to this. Now, in this session, we are going with another chapter that is having a higher weightage in our NEET examination, and that is thermodynamics. सो आज हम सॉल्व करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ रियली रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की भी चांसेस ज्यादा हैं हमारे नीट एग्जामिनेशन में. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं. कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के साथ हम बेस बनाने की कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की. आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन. व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन. इनमें से कौन सा एक स्टेट फंक्शन है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन. Basically, state functions are those functions that depends upon the initial and the final state. वो depend करते हैं initial और final state पे. इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि what path you have taken, right? So state function हमारी thermodynamics में कुछ properties हैं. एक एक करके बात करते हैं. पहले ऑप्शन पे अगर हम ध्यान से फोकस करें तो Q represent our heat, W represent our work. अगर मैं हीट की बात करूं और मैं वर्क की बात करूं सेपरेटली, तो हीट इज अ पाथ फंक्शन. हीट क्या है? एक पाथ फंक्शन है. वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से पाथ से आपने उसको हीट करा है. वर्क इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन. आप इसका एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत सिंपल है. आपका स्कूल ए है, आपको बी जाना है. एक स्ट्रेट लाइन बनाई, डायरेक्ट पहुंच गए, या आपने वर्क डन करा. बट वहीं पे आप थोड़ा घूम के जा रहे हैं ए सी बी में, तो आपने लॉन्गर पाथ लिया है, राइट? तो जो वर्क है वो एक पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जस्ट लाइक क्यू. बट मजे की बात बताता हूँ. ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है कि हीट और वर्क दोनों ही अपने आप में क्या है? पाथ फंक्शन है. लेकिन अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो ये जो क्यू प्लस डब्ल्यू है, ये कुछ और नहीं, बस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बताता है. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, राइट? सो पहला ऑप्शन इज अ स्टेट फंक्शन, करेक्ट है. ऑप्शन नंबर टू में अगर हम ध्यान से पढ़े तो एंट्रोपी दी हुई है. एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है. आप कभी भी डायरेक्ट एंट्रोपी किसी चीज की नहीं निकालते. आप हमेशा पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पे निकालते हैं. इसका एक मैं सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं. जैसे कि क्लास में रिसेस होती है, आप सभी बैठे रहते हैं. क्लास रिसेस से पहले बैठे रहते हैं शांति से, क्योंकि टीचर होता है, राइट? उसके बाद जैसी रिसेस शुरू होती है, आप सभी रैंडमाइज इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं. तो पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप कंपेयर करते हो, तो आपको रैंडमनेस बढ़ी हुई नजर आती है. तो इसका मतलब एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है. वो पहली स्टेट और दूसरी स्टेट के चेंज को दिखाता है. बात करते हैं सी में. सी है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी भी आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का डायरेक्ट नहीं निकालते, आप हमेशा उसका चेंज निकालते हैं, राइट? सो दैट इज डेल्टा जी. और अगर ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हुए, तो इसका मतलब है कि द करेक्ट आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे चलते हैं. आइए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन कहता है हीट ऑफ कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड का दे रखी है. किसकी दे रखी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे. आइए इसकी रिएक्शन लिख देते हैं फटाफट यहीं पे. कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन दे रखा है. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिव्स CO2. बैलेंस करते हैं. कार्बन एक है, कार्बन एक है. क्यों ना हम हाफ O2 ले लें ताकि ये बैलेंस हो जाए. ऑफ कोर्स स्टेट गैस, गैस और गैस रहेगी हमारी. आगे चलते हैं. हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू दे रखी है -67.71 किलो कैलोरी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स का ध्यान रखना. आगे चलते हैं. उसके बाद व्हाट इज इट एट कांस्टेंट प्रेशर. उसने बोला हीट ऑफ कंबशन निकाल दो कांस्टेंट प्रेशर पे एट 17 डिग्री सेल्सियस. तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है एक सिंपल से फॉर्मूले में, दैट इज एंथैल्पी निकालनी है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ना उसने एंथैल्पी पूछा, ना उसने इंटरनल एनर्जी पूछा, बट आप ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? इसका सिंपल सा लॉजिक है. आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. अगर हम डिफाइन करें किस चीज को, अपनी इंटरनल एनर्जी को, दैट इज डेल्टा यू. सो डेल्टा यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन के अंदर
आपने एक चीज नोटिस करी, उसने बोला heat of combustion of Cu at constant volume. Heat of combustion Cu at constant volume. So एक डेल्टा U का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा U का दूसरा, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। आइए दूसरे वाले पे फोकस कीजिए। डेल्टा U इक्वल टू Q, क्या मैं W को खोल के लिख सकता हूँ P डेल V, राइट? इसको लिख सकता हूँ मैं P डेल V, क्योंकि मेरी प्रोसेस जो है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यार गाइस, डेल्टा V की वैल्यू तो जीरो होगी ना। अगर डेल्टा V जीरो होगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q जो होगा वो QP पे चेंज हो जाएगा और ये डेल्टा U बन जाएगा। यही तो गिवन है, राइट? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, P नहीं होगा V होगा, है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर अभी नहीं है। तो QV निकाल दिया। तो जो वैल्यू दे रखी है वो है QV की वैल्यू और वही है डेल्टा U। यहां से पता चल गया। इसी के साथ एक और देख लीजिए आप, यहाँ पे डेल्टा H। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला कि आपको निकालना है कांस्टेंट प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस, कम हीट ऑफ कंबशन। तो डेल्टा H भी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ QP के बराबर होगा, राइट? डेल्टा H भी तो QP के बराबर है। अब कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू को पुट करना है, बट उससे पहले डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल लीजिए बस। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू, अगर आपने रिएक्शन देखी, 1 मोल CO2 बना है, आपने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। 1 मोल आपका गैसियस प्रोडक्ट बनाए, माइनस करोगे 1 प्लस 0.5। क्या दोबारा से सुनना, 1 प्लस 0.5 मैं लिख देता हूं इनके नीचे। ये कॉन्ट्रीब्यूशन आया CO2 के मोल से, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आया कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन आया O2 से। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.5। तो मेरे पास ऑलमोस्ट सब चीजें रेडी है, बस मुझे डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। सो फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी का, राइट? अब देखिए यहाँ पे सी यू की वैल्यू दे रखी है उसने, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है -67.71। इस वैल्यू को फटाफट पुट करते हैं, -67.71 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू मैंने अभी निकाली -हाफ, तो -हाफ कर लीजिए। अब बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन, आर दे रखा है, गिव आर दे रखा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 नहीं लेनी है इस केस में। आप लेके सॉल्व कर सकते हो, बट आपको इवेंचुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि भैया हमें कैलोरी में बताओ, ठीक है, जूल्स में नहीं। तो आर की जो वैल्यू को याद आ रही होगी, जो सबसे फेवरेट होगी अभी के लिए, वो होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसका यूज नहीं करना है, हमें करना है कैलोरी में। तो कैलोरी में आर की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली 2 किलो कैलोरी पर मोल ले लेते हैं हम। तो ले लीजिए 2 कैलोरी, 2 कैलोरी, 2 कैलोरी पर मोल, 2 कैलोरी पर मोल ले लीजिए इसको। और टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर मेरे हिसाब से 17 डिग्री था, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, वो हो जाएगा 290 केल्विन पे। ओके, चलते हैं आगे। जूल की जगह कैलोरी आ गया, केल्विन लगाना मत भूलना, पर केल्विन है ना, पर केल्विन भी साथ में। अब देखिए यहां से आप डेल्टा एच निकालेंगे, डेल्टा एच के लिए -67.71 बिल्कुल रेडी है किलो कैलोरी की फॉर्म में, जो कि चाहिए भी। सिर्फ मुझे इस क्वांटिटी को किलो कैलोरी में चेंज करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कट गया, 290 बचा, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी। केल्विन से केल्विन भी काट दीजिए, यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 0.29, 0.29। अब देखिए -67.71 में अगर आप क्या करेंगे, माइनस का, है ना, माइनस रहेगा यहाँ से, माइनस का 0.29 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। -67.71 में ऐड कर दीजिए 0.29 को, राइट? तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 68 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो पहला ही है, माइनस का 68। ठीक है, माइनस तो रहेगा ही हमारा, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन की बात करी है उसने क्यूपी में, तो -68 रहेगा। ठीक है, तो पहले का क्या सही आंसर है, -68। लेकिन आपने देखा क्वेश्चन को उसने कैसे दो स्टेप में कन्वर्ट करा। वो डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन जानबूझ के उसने आपकी यूनिट किलो कैलोरी ली, ताकि बच्चे गलती करें। आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन गलती कैसे कराता है। ठीक है,
आगे चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच की वैल्यू बराबर हो जाएगी डेल्टा ई, और जिसको हम आजकल के टर्म्स में डेल्टा यू भी कहते हैं, राइट? बात बराबर है। तो सिंपल सा फंडा है, अगेन फॉर्मूला हम लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी का। अगर मुझे डेल्टा एच और डेल्टा यू को बराबर करना है, तो मेरी जो एन जी की वैल्यू है, डेल्टा एन जी की वैल्यू बेसिकली, यार ये जीरो होनी चाहिए, ताकि इस वाले ग्रुप से कोई कंट्रीब्यूशन ना आए। देखिए पहले वाले में, अगर पहले वाले में मैं डेल्टा एन जी निकालने की कोशिश करूं, तो 2 मोल्स मुझे प्रोडक्ट के दिख रहे हैं, और 1 मोल मुझे 1 मोल रिएक्टेंट में और दूसरा मोल रिएक्टेंट में दिख रहा है। तो पहली वाली रिएक्शन के लिए ही टू माइनस टू माइनस टू हो जाएगा, और पहली वाली रिएक्शन के लिए ही मेरे पास डायरेक्ट डेल्टा एन जी जीरो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। बाकी अब देखिए HCl यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, बट ये एक्वस है, राइट? ये सब एक्वस सॉल्ट होगा, वो भी वाटर में डिसॉल्व होगा, तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगी, और यहाँ पे गैस होगी, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए गाइस। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए फेवरेबल कंडीशन का पता होना जरूरी है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो है गिब्स फ्री एनर्जी का, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सुनते रहना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, टी और पॉजिटिव। तो यार एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए, ये पॉजिटिव, टी और ये पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कंडीशन क्या बन के आती है कि अगर टी डेल्टा एस, ये वाली क्वांटिटी ध्यान से देखना, ये वाली क्वांटिटी, अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हुई, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और हमें पता है जब डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बताता है, राइट? सो जो यहाँ पे उसने पहले बोला कि क्या टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी हो डेल्टा एच से, तो हाँ, टी डेल्टा एस की वैल्यू में बड़ी चाहिए डेल्टा एच से, ताकि रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस हो सके इस वाले केस में। दूसरे वाले में देखिए, डेल्टा एच इज मोर देन टी डेल्टा एस, जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है। इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर आप इसमें डेल्टा जी निकालने जाएंगे, तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, माइनस टी, और अंदर भी माइनस, तो ये दोनों तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी ना, क्योंकि डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ गया। तो बी इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। नीचे चलिए, नीचे में डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, राइट? डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है तो बढ़िया, नेगेटिव आ गया, लेकिन माइनस टी इंटू माइनस एस, राइट? माइनस टी इंटू माइनस डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि देखो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव दे देगा, है ना? नेगेटिव डेल्टा एच हो जाएगा, और माइनस इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका टी डेल्टा एस, राइट? तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव टी डेल्टा एस की वैल्यू। तो क्वेश्चन कहता है सी वाले केस में कि डेल्टा एच बड़ा हो टी डेल्टा एस से, तो क्या ये रिएक्शन फेवरेबल बनेगी स्पॉन्टेनियस के लिए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डेल्टा एच की वैल्यू अगर बड़ी है पॉजिटिव में नेगेटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, एक आइडियल गैस को एक्सपैंड करना आइसोथर्मली फ्रॉम 50 लीटर टू 100 लीटर अगेंस्ट 2 एटीएम, व्हाट आर द वेट इन लीटर एटीएम, क्यू इन लीटर एटीएम, और डेल्टा एच और डेल्टा यू बताना है। ओके, सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा इसने कुछ दिया नहीं, आइसोथर्मली बोला है, ठीक है? आइडियल गैस है, वर्क डन निकालते हैं इसका। देखिए आइडियल गैस का अगर मैं वर्क डन निकालने जाऊं, उसने अच्छा कुछ बोला नहीं है ना, रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली अगेंस्ट 2 एटीएम। तो यार देखो मान लो कि 2 एटीएम आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है जिसके अगेंस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी,
माइनस पी हो जाएगा 2 एटीएम, और डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी 100 V2 माइनस V1, और जो कि हो जाएगी 100 माइनस 50, 50 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 100 एटीएम लीटर। ठीक है, अब देखो एक्सपेंशन है और नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग है। आप काफी हद तक अपने ऑप्शन पहले ही हटा सकते हो। देखो कैसे, आपका क्वेश्चन था आपको एक्सपेंड कराना है आइसोथर्मली और उसका वर्क डन बताना है। तो गाइस, अगर कोई भी प्रोसेस वर्क डन एक्सपेंशन कर रही है आइसोथर्मली, तो उसका जो वर्क डन होगा वो सिस्टम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बी, डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, हटा दो। वर्क डन इक्वल टू जीरो, अरे यार अभी तो आपने बोला कि एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मली दिस से दिस, है ना, आइसोथर्मल है, तो हटा दो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा वो, है ना। आपका वॉल्यूम भी तो चेंज कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। और ये तो बचा ए और डी, इस तरह से आपको करना है। अब आगे चलो, क्योंकि आपकी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैसेस, राइट। आइडियल गैस के केस में जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर आपका चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू बन गया जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक डायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, हम सभी को पता है। डेल्टा यू को जीरो कर दो, क्यू कर दो, डब्ल्यू कर दो, और डब्ल्यू की वैल्यू कर दो क्यू से नेगेटिव, राइट। माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू। अब माइनस माइनस 100, ये बन गया क्यू, तो वो दूसरे ऑप्शन में दिख गया, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, आगे चलो, डेल्टा यू जीरो हो गया, इसमें भी दिख रहा है और इस वाले ऑप्शन में भी दिख रहा है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में एक बात नजर आ रही है कि डेल्टा एच 100 है, जबकि ए वाले ऑप्शन में नहीं है। तो गाइस एक बात समझ लो कि अगर गैस एक्सपेंशन कर रही है आइसोथर्मली, डेल्टा यू इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी एज वेल एज डेल्टा एच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी। ये दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ए आपका क्या रहता है, एकदम करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, वो बोलता है इनमें से कौन सा पेयर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आपको पता लगानी है जो एक्सटेंट पे डिपेंड ना कर रही हो। एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर उस प्रॉपर्टी को मैं डिवाइड करूं, जिसको भी मैं मेजर कर रहा हूं, कोई सब्सटेंस लिया, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, एक आइस का ब्लॉक लिया 1 लीटर का। अब इस ब्लॉक को मेरा मन करा बीच में से तोड़ दूं, इस ब्लॉक को तोड़ दिया, 1 लीटर का ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इक्वल में तोड़ूंगा तो हाफ लीटर और हाफ लीटर बन के आएगा। कहीं ना कहीं यहां से एक बात पता चली कि इस ब्लॉक ऑफ आइस को तोड़ने के बाद जो दो ब्लॉक आए उसमें वॉल्यूम का चेंज हो गया। सो वॉल्यूम इज योर व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो डिपेंड कर रही है कि आपकी अमाउंट कितनी है, एक्सटेंट कितना है उसका, अमाउंट कितनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी, कभी आपने सुना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मैं टेम्परेचर सेम रखूं, एक कप में पानी लूं, एक बकेट में पानी लूं, या एक स्विमिंग पूल में पानी लूं, सब में डेंसिटी सेम ही होगी। सो डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो इस बात से बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही कि आपने अमाउंट क्या ली। हाँ, कंडीशन चेंज मत करना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वाली, लाइक टेम्परेचर वाली बेसिकली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का, चाहे कप वाला लो, चाहे बकेट वाला लो, चाहे स्विमिंग पूल वाला लो, सब में सेम आएगा। सो बी ही एक एग्जांपल है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव। सी पे आ जाओ। सी पे टेम्परेचर तो ठीक है, इंटेंसिव। देखिए टेम्परेचर क्या है, आपने आइस को तोड़ा, अभी भी 0 डिग्री लेफ्ट साइड पे है, 0 डिग्री राइट साइड पे है, बट एंथैल्पी इज समथिंग एल्स। एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। ये चीज थोड़ी आपकी मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि एंथैल्पी होती है एक्सटेंसिव। वो डिपेंड करती है यार मटेरियल कितना है, मटेरियल आधा हो जाएगा तो एंथैल्पी की वैल्यू भी आधी हो जाएगी, पर मोल अगर डिफाइन करोगे तो। ठीक है, आ जाइए नीचे डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में एंथैल्पी भी अभी जस्ट हमने डिस्कस करा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और गिब्स फ्री एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा बड़े आराम के साथ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस बार क्वेश्चन में आ गया एंट्रोपी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी। ध्यान दिया जाए, एस नॉट दे रखा है।
क्वेश्चन ने बोला है कि C2H6, C2H6 हो गया हमारा इथेन, C2H4 हो गया मेरा इथीन, और H2 तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस। उसने बोला है क्वेश्चन ने कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आप मुझे डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट करके बता दो। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि यार फॉर्मूला यूज करो। कौन सा वाला? डेल्टा एस की वैल्यू निकालने का, राइट? बिकॉज डेल्टा एस नॉट निकालना है इस पूरी रिएक्शन के लिए। इसमें ऐसा करो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। तो समेशन ऑफ जो भी एंट्रोपी है प्रोडक्ट की माइनस समेशन ऑफ जो भी एंट्रोपी आ रही है रिएक्टेंट की। अगर आप प्रोडक्ट की तरफ देखो तो प्रोडक्ट में C2H6 की कितनी दे रही की वैल्यू? 225। और ध्यान रखना, एक बार यूनिट्स पे नजर दौड़ा लेना। तो यूनिट देखो, जूल मोल, जूल पर मोल केल्विन, और मेरे हिसाब से सबकी सेम है। वेरी गुड। आगे चलिए। यहाँ पे जब रिएक्टेंट पे जाओगे तो वहां पे दो चीजें आ जाएंगी आपकी। C2H4 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 220 दे रखी है उन्होंने, और आपकी क्या दे रही है? H2 की वैल्यू जो कि है, ब्रैकेट के अंदर ले लेना इसको, 130। 225 माइनस, अच्छा इतना क्यों कर रहे हैं हम? आइए एक चीज दिखा दूं। अब देखिए पेपर में ना अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व मत करने, मतलब कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन टाइम बचाओ गाइस, टाइम बचाओ। ओपन कर दो, तो 225 को 220 से कर दो, 5 बचेगा सिंपली, और 130 बचेगा। यहाँ पे 130 बचेगा। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, 135 आ गया। जूल मोल पर केल्विन, राइट? ओके। तो डेल्टा एस नॉट पूछा था इस प्रोसेस के लिए जो कि 1 मोल के लिए था। तो आप लिख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी, 135 जूल पर केल्विन इज द करेक्ट आंसर, राइट? मोल के बारे में चिंता नहीं करनी, क्योंकि डेल्टा एस नॉट अगर आपने स्टैंडर्ड बोल दिया तो आप 1 मोल के लिए ही बोल रहे हो, राइट? इसका ये मतलब हुआ। इसलिए मत सोचना कि मोल कहाँ पर मोल कहाँ चले गया। ओके, आगे चलते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी की। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, फॉलोइंग इज करेक्ट? डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड नेचर ऑफ रिएक्शन बता रखा है। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, और 4 मान लीजिए। 4 हमारे स्टेप्स हो गए, और उसी हिसाब से उन्होंने नीचे कुछ पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिए बिना कॉन्सेप्ट के आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे? कॉन्सेप्ट सुनिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि डेल्टा जी है बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आइए पहले वाले पे देखते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वैल्यू पुट करिए, नेगेटिव माइनस टी रहेगा वहां पे, और पॉजिटिव। देखिए यहां से भी आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है, यहां से भी एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है। तो यार ये रिएक्शन ना सिर्फ स्पॉन्टेनियस रहेगी एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में भी तो रहेगी, राइट? क्योंकि टेम्परेचर आप केल्विन में रहते हैं, डिग्री सेल्सियस का ख्याल नहीं है आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, बेसिकली बोला जाए तो ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पे, ओके, ऑल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ, क्योंकि जो उसकी नेचर ऑफ रिएक्शन की स्टेटमेंट थी उसमें आधी बात बताई गई थी। तो इसका भी ध्यान रखना, आधी बात बता के सही मत मान लेना। चलिए अगले पे चलते हैं। अगले पे देखिए क्या लिखा है। आपका डेल्टा एच की वैल्यू है पॉजिटिव, और डेल्टा एस वैल्यू की वैल्यू है नेगेटिव। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए अगले पेज में कर लीजिए। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव बोली उन्होंने, और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव बोली। हमें भी पता है फॉर्मूला यही लगाना है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव टी माइनस नेगेटिव, तो ये तो मल्टीप्लाई करके आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी दे देंगे ना, माइनस टी इंटू माइनस नेगेटिव एस। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ भी कर लो, टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव दे देगा। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव, और माइनस का टी डेल्टा एस भी आपके पास इवेंचुअली पॉजिटिव बन गया। तो जो उसका सही आंसर है वो हमें सेकंड पे मिल गया, लेकिन एक बार हम थर्ड और फोर्थ को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे बोलता है डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, और ये स्पॉन्टेनियस है ओनली एट लो टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा एच
अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं थर्ड वाले के लिए, डेल्टा एच की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा एच के लिए वैल्यू रखी आपने पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच पॉजिटिव है माइनस का टी और यहाँ पे पॉजिटिव है। सुनना जरा, क्वेश्चन कहता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ओनली एट लो टेम्परेचर। अगर मेरा टी लोअर हुआ तो चांसेस काफी बन सकते हैं कि डेल्टा एच जीत जाएगा टी डेल्टा एच से। अगर ऐसा हुआ तो टी डेल्टा एच भले ही नेगेटिव है, किसी बड़ी पॉजिटिव यूनिट के साथ सब्ट्रैक्ट होने के बाद पॉजिटिव ही बचेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आइए लास्ट वाले को चेक करते हैं। दोनों नेगेटिव दे रखे हैं और क्वेश्चन ने बोल रखा है सभी टेम्परेचर पे क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव माइनस टी नेगेटिव। ध्यान से देखना, नेगेटिव माइनस का बन जाएगा पॉजिटिव और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो क्या ये प्रोसेस हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि टी काफी बढ़ चुका है, नेगेटिव साइन वैसी है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब अपनी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई, तो सेकंड वाली ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं हम। आइए आइए, अब कहीं ना कहीं थर्मोकेमिस्ट्री पे भी चलते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो बच्चों ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है, उसके बारे में सुन लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है कि आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए और रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। कहने का मतलब, अगर मैं कार्बन लूं तो कार्बन में मैं ग्रेफाइट लूं, मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो मैं गैसियस लूं, राइट। अगर मैं N2 ले रहा हूं तो वो गैसियस में हुए, राइट। इस तरह से एटम एटम में कन्वर्ट, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, इसके अलावा फॉस्फोरस ले रहे हो तो P4 लीजिए, राइट, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हुई। सल्फर ले रहे हो तो एसिड, इस तरह से देखना है आपको, राइट। और फॉस्फोरस में आप व्हाइट फॉस्फोरस लेना, ठीक है, क्योंकि तीन तरह से होते हैं हमारे पास। आगे चलिए अब, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O2 एंड NO2 इज X, if heat of reaction of N2O2 is twice NO is Y, then the heat of reaction of this thing। बेसिकली कुछ नहीं करना, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का यूज करके तीसरी इक्वेशन किसी भी तरह से बनानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनना। अगर आप फोकस करो, किस पे फोकस करना है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में। मुझे NO2 चाहिए राइट साइड में, जो कि मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ पहली इक्वेशन में है। तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरा काम बन जाएगा। आपको जो फाइनल इक्वेशन है उसमें से निकालना है। अब देखो जरा ध्यान से, दो इक्वेशन है आपकी हीट ऑफ रिएक्शन, इसको दोबारा से देखते हैं, इस क्वेश्चन को गाइस दोबारा से देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे वो ये रहा। क्वेश्चन कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का है हाफ N2 प्लस O2 गैसियस गिव्स NO2 गैसियस X। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला, दो हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, N2O2 से 2NO बन रहा है और हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस ऑफ NO से प्लस O2 से 2NO2 बन रहा है। अब देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में सुन लीजिएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन सेज दैट कि जब भी आपको प्रोडक्ट बनाना है जो कि 1 मोल होना चाहिए, वो हमेशा अपनी रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, N2 और O2। N2 और O2 आर योर स्टैंडर्ड स्टेट। अब देखिए दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन का यूज करके किसी भी हाल में पहली इक्वेशन तक जाना है, ठीक है। अब देखिए मैं करूंगा कैसे, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहता हूं इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए, तो कहीं ना कहीं NO2 तो मुझे राइट साइड दिख रहा है जो कि यहाँ पे भी है, बट ट्वाइस की जगह वहां सिंगल है। तो क्यों ना ऐसा लिखे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, हमारा काम बन जाएगा। और वहीं पे ध्यान से सुनना, ऐड करते हैं। अब देखो O2 भी चाहिए, N2 भी चाहिए, तो इक्वेशन 2 भी चाहिए मुझे फिर से, लेकिन इक्वेशन 2 को भी मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं हाफ से। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है, राइट। तो देखिए इक्वेशन 1 की एनर्जी उन्होंने बोल दी X है, इक्वेशन 3 की एनर्जी क्या है मेरे पास,
Z है बाय 2 और इक्वेशन 2 की एनर्जी है मेरे पास Y बाय 2। तो ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें Z बाय 2 Y बाय 2 है? नहीं। ओके, बट हम एलसीएम तो ले सकते हैं। Z प्लस Y इज इक्वल टू 2 ऑफ X। क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? Z प्लस Y इज इक्वल टू 2 ऑफ X, ये भी नहीं दिख रहा। बट व्हाट अबाउट कि मैं Z को भी उधर शिफ्ट कर दूं, Y इज इक्वल टू 2x माइनस Z, राइट? तो इसको तब तक करते जाना है आपको। बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो थोड़ा सा ये कर देते हैं कि आपको लास्ट में रिलेशनशिप को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बच्चे यहाँ पे निकाल के छोड़ देते हैं कि यार ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, तो मे बी हम गलत कर रहे हैं। नहीं, आपको उससे आगे जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं गया और मैंने दिखाया कि सबके टर्म्स में देखिए, y के टर्म्स में वो पूछ रहा है तो y को और एक बार रख लो, x के टर्म्स में रख रहा है तो एक बार x को आप सेपरेट कर लो। इसी तरह से मैंने y को सेपरेट करा और ये वाला ऑप्शन इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है कि ट्वाइस ऑफ x माइनस जेड इज इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो घबराना नहीं पेपर में, अगर कहीं पे भी आप मिडिल ऑफ द स्टेप पे पहुंच गए और आपको लग गया आंसर आ गया, थोड़ा और आपको सॉल्व करना है, राइट? चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो इसे थोड़ा मिलता जुलता है, सुनना जरा। क्वेश्चन कहता है कि रिएक्शन दे रही है कि HCl की NaOH के साथ और उस रिएक्शन में x कैलोरी ऑफ हीट रिलीज हो रही है। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं किसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अपना जो यहाँ लग रहा है वो लग रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में फंडा क्या कहता है? फंडा ये कहता है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप लेके आते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हो, तो रिएक्शन होने पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, जो कि -57 के अप्रोक्सीमेटली रहती है। लेकिन दूसरे स्टेप में H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 बनाएगा ट्वाइस ऑफ वाटर और Y कैलोरी बनाता है। तो क्वेश्चन ने बोला है अब ये बता दो कि इन दोनों रिएक्शन में रिलेशनशिप क्या है। बहुत सिंपल है। पहली वाली रिएक्शन का अगर आप देखें तो पहले वाले में आएगा 1 मोल HCl का प्लस 1 मोल NaCl का, NaOH का। ठीक है, यहां पे जो रिएक्शन हुई उसकी वैल्यू आ गई x। ओके, इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे आप, तो ध्यान से देखना, आपको क्वांटिटी सेम रखनी है ऊपर और नीचे। आप यहाँ पे भी 1 मोल NaOH ही लोगे, लेकिन 1 मोल NaOH को लेने के लिए आपको 1 मोल H2SO4 की जरूरत नहीं है, आप हाफ मोल यूज करोगे, राइट? आप क्या यूज करोगे? हाफ मोल। तो हाफ मोल अगर मैं H2SO4 का लूंगा तो हो जाएगा 0.5 मोल H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके x दे रहा है, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके x देगा। ठीक है, जो वैल्यू देगा वो x आएगी। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनना, H2SO4 से यहाँ से जो रिएक्शन निकली ना वैल्यू, वो y निकली। ठीक है, अगर मैं रिस्ट्रिक्शन खोल दूं कि नहीं आप पूरा 1 मोल ले लीजिए, 2 मोल NaOH का ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो मेरी हीट निकल रही है वो ट्वाइस निकलेगी, राइट? कहने का मतलब y विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे आप 1 मोल HCl और NaOH की बात नहीं करते, 1 मोल H पॉजिटिव और 1 मोल OH नेगेटिव जब रिएक्ट करते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं जिसकी वैल्यू है x कैलोरी। नीचे वाले स्टेप में H2SO4 में जब आप 1 मोल H2SO4 लेंगे तो ट्वाइस H पॉजिटिव निकलेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH उन्होंने दे रखा है, ये रहा। तो गाइस यहाँ पे जो हीट निकलेगी y कैलोरी की, वो ट्वाइस होगी x से। तो देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही है, y इज इक्वल टू 2x किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत करा है, थोड़ा सा इसको ट्विक कीजिए। तो y बाय 2 कीजिए, ये वैल्यू आ गई x के, और यहाँ पे भी आपको आपका आंसर मिल चुका है, दैट इज x इज इक्वल टू y बाय 2। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, अगेन वापस से हम सेकंड लॉ पे आ चुके हैं कहीं ना कहीं। क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है, घबराना नहीं, सुनना जरा। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। ग्रेफाइट दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, उसके साथ रिएक्शन कराई और कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया उसने, राइट? उसकी वैल्यू दे रखी है 170 किलो जूल पर मोल एंड 170 जूल पर केल्विन पर मोल। बड़े ध्यान से यूनिट पढ़नी है, गड़बड़ हो सकती है। दिस रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, और कुछ हमें टेम्परेचर दे रखे, राइट? बेसिकली टेम्परेचर निकालना है कहने का मतलब। वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि यार वो टेम्परेचर मुझे बता दो जिससे आपकी रिएक्शन हो जो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करे। तो क्या करते हैं हम,
कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है इक्विलिब्रियम का और इक्विलिब्रियम पे हम डेल्टा जी को जीरो मानते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, डेल्टा जी जीरो हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी जीरो है तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और कहीं ना कहीं यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एच बाय डेल्टा एस टी। देखिए डेल्टा एच की वैल्यू को ध्यान से देखना, 170 किलो जूल दे रखी है पर मोल में, और नीचे आ गया 170 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा एस की वैल्यू, आपको टेम्परेचर निकालना है, राइट? आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर। तो यार इसके बाद तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मोल से मोल कट गया, राइट? पर केल्विन है, ऊपर जाके केल्विन बन जाएगा, जूल से जूल काट दिया, और जो किलो था उसकी जगह आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, तो 170 से 170 भी काट सकते हो। तो टेम्परेचर कितना आ गया आपके पास? 1000 केल्विन। टेम्परेचर कितना आ गया? 1000 केल्विन। और यही सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा है। द ओनली थिंग इज दैट आपको क्वेश्चन ने जो जो चीजें मांगी है वो पता होनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कब आता है, राइट? आ जाइए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन के बारे में सुनना जरा। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखी है, ध्यान से पढ़ना। फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स डेल्टा इज सॉल्वेशन, एच नॉट इज नेगेटिव। किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप उसका सॉल्वेशन एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव आता है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, बॉन्ड हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनडायरेक्टली। अब सुनना जरा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें पूछी गई हैं उसके बारे में। आपके पास मेटल होगा, राइट? एक मेटल होगा सॉलिड, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो मेटल की जगह हम एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं। NaCl ले लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। NaCl का सॉलिड, आपको NaCl के सॉलिड से कहां जाना है? आपको NaCl के सॉलिड से Na पॉजिटिव एक्वस, और आपको यहां से जाना है Cl नेगेटिव एक्वस तक, राइट? ये फंडा है। अब होता क्या है कि आप करेंगे कैसे से? तो सबसे पहले तो आप NaCl से यहां जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप बेसिकली लैटिस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। किसका? लैटिस एनर्जी का। NaCl सॉलिड से आप Na पॉजिटिव गैशियस प्लस Cl नेगेटिव गैशियस बना सकते हैं। यहाँ पे जो यूज हुई एनर्जी वो ही लैटिस एनर्जी, राइट? अब इस लैटिस एनर्जी से आप इसका करा दीजिए हाइड्रेशन, जो भी आपके आयंस है उनका हाइड्रेशन करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, और ये हो जाएगी आपकी यहाँ से जो है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन वाली, राइट? सोल्यूशन वाली एनर्जी। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कि लैटिस, हाँ, डेल्टा एच नॉट, देखिए मोस्ट कंपाउंड के लिए डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन नेगेटिव है। ध्यान से सुनना एक बात, अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड्स को तोड़ना चाह रहा हूँ तो आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए तो मुझे इंटरेक्शंस को ओवरकम करना पड़ेगा ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए उनकी, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है? उसको ओवरकम करने का तरीका कि मुझे हीट देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनना, आयनिक कंपाउंड को जब भी आप डिसॉल्व करते हो तो चीजें ठंडी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो हीट एब्जॉर्ब करती है। आपने लैब में भी प्रैक्टिस करके देखा होगा कि आप पानी में केसीएल मिला रहे हैं, सडनली आपने छुआ तो आपको कोल्ड लगा, राइट? ओके, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव वाली तो गलत होगी, वो पॉजिटिव होती है क्योंकि आपको बॉन्ड तोड़ने, आपको आयनिक इंटरेक्शन को ओवरकम करना है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सेकंड बाजी, बॉन्ड हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक इनडायरेक्टली। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बॉन्ड हेबर साइकिल हम बनाते हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल में हमारा जो बेसिकली फंडा होता है ये होता है कि आप कैसे निकालेंगे कि गैसेस, मतलब एनी गैसेस को पकड़ के, सीएल गैसेस को पकड़ के, मतलब हवा से पकड़ के मैं अगर सॉलिड बनाऊं, उसकी एनर्जी निकालना मुश्किल है। तो उसका एक तरीका है हेस लॉ ऑफ समेशन से, कि हम बोलते हैं कि यार स्टेप वाइज चलते हैं दूसरे मेथड से, ताकि हम ये इनडायरेक्ट एनर्जी को निकाल दें। जिसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं, जिसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी का यूज करते हैं, राइट? आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज करते हैं, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यूज करते हैं, काफी सारी एनर्जी इसमें आती है, राइट?
उसके बाद आपकी कभी कभार आपको अगर सॉलिड दे रखा है तो आपको सब्लिमेशन करना है, तो सब्लिमेशन भी आती है, राइट। इन सब का लेटेस्ट एनर्जी के साथ जोड़ते हुए आपकी फॉर्मेशन एनर्जी निकलती है, राइट। डेल्टा एच एफ, इन सबको जोड़ के आपका डेल्टा एच एफ निकल के आता है। तो यहीं से आप बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करा जाता है टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नहीं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पे अपने। आइए जरा क्वेश्चन पे देखिए, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। किसकी कन्वर्जन दे रखा है, C to H2, C to H2। तो ये C to H2 हुआ क्या, पहले तो रिएक्शन लिख लीजिए फटाफट। आपको इथाइन दे रखा है और डेफिनेटली H2 कंज्यूम होगा, और यहां से बना दोगे आप अपनी इथीन, इथाइन से बना दी इथीन। क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ में मिलके। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, HH और 414, A27, 606 एंड 430। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है बेसिकली एक हाइड्रोजिनेशन तो हुआ है, H2 का एडिशन हाइड्रोजिनेशन कहलाता है डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे। तो इसके लिए एनर्जी बताओ। तो डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए, ध्यान से देखना बच्चों, करना क्या है, समेशन ऑफ जो भी आपके बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक हुए, और समेशन ऑफ जो भी आपकी बॉन्ड फॉर्म हुए, उसके बारे में बात करेंगे। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो सारे बॉन्ड तोड़ने लग जाते हैं। सारे बॉन्ड नहीं तोड़ने होते हमें, राइट। मैं बताता हूँ कौन कौन से तोड़ोगे आप। कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन जाएगी। देखिए, इस वाले और इस वाले कंपोनेंट में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो दिख ही रहा है ना, जो कि यहाँ पे भी है, राइट। तो मैं उसको इंक्लूड क्यों करूंगा, वो तो बना हुआ है, वो तो बना हुआ है पहले से। आगे चलते हैं थोड़ा, तो देखिए वैल्यू लिखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ गई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू 827। ठीक है, CH का तो बॉन्ड टूटा ही नहीं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई बॉन्ड टूटा, हाँ H2 का बॉन्ड टूटा, उसको लिख लीजिए, वो है लास्ट में 430, उसको ले लिया, माइनस कर दीजिए। जब आप प्रोडक्ट की साइड में गए तो प्रोडक्ट की साइड में आपको एक C डबल बॉन्ड C दिखा, उसकी वैल्यू बिल्कुल लेंगे हम 606, 606 ले ली। लेकिन गाइस CH बॉन्ड तो आपका पहले से चल के आ रहा है, तो दो बॉन्ड आपने पहले वाली मान ली है ना, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, दो एक्स्ट्रा बॉन्ड जो है उनके बारे में बात कर देंगे। तो -2 टाइम्स, -2 टाइम्स, -2 टाइम्स अब क्या होगा यहाँ पे, CH की वैल्यू लिख लीजिए जो कि होगी 414। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर दीजिए। तो पहले वाले को ऐड ऑन करेंगे, दूसरे वाले को ऐड ऑन करेंगे, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। देखिए 827 हो गया 7, 3 2 5, 1257, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 606 माइनस 818। सो 1257 माइनस 8614, 8614, 1424 में से माइनस करना है 1257 को, राइट। इसको माइनस कर दीजिए। देखिए 7 को 4 से माइनस करेंगे ना, जैसे आप 7 को 4 से माइनस करेंगे, आपको पता है 7 तो बचेगा ही बचेगा। तो ए और सी में से कुछ ना कुछ ऑप्शन है, बाकी सारे हटा दीजिए। उसके बाद अगर आपने इसको माइनस करा होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो 2 होगा वो 12 में गया होगा, 5 रहा होगा। सो 12 में से 5 करोगे तो वो 7 आया होगा, राइट। तो बेसिकली कहना चाहते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी और करेक्ट वे में सॉल्व करना है। इसके साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। इस फॉलोइंग प्रोसेस को ध्यान से देखिए। ए से 2b बन रहा है जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू उन्होंने दे दी। बी से c प्लस 3d बन रहा है जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू दे दी। 2d से f बन रहा है जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू है, और f से c और d बन रहा है जिसकी वैल्यू दे रखी है a, मतलब 2a दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। लास्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है गाइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में सुनना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लगेगा वो सुन लेना। बेसिकली क्या लग रहा है,
डेल्टा एच का आपको निकालना है एक फाइनल प्रोसेस का। डेल्टा एच आपको पता है एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। एक कैसी क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो यार वो ऐड ऑन हो सकती है अगर आप रिएक्शन को जोड़ें। ध्यान से देखिए, ए है मेरे पास यहाँ और फाइनल इक्वेशन में ए मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तो क्यों ना, ध्यान से सुनना, क्यों ना मैं पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दूं और पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स करके कैसे लिखूंगा मैं? रिवर्स इक्वेशन 1 और मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ क्योंकि 2a चाहिए। बहुत बढ़िया। अब दूसरी इक्वेशन पे जाओ, सेकंड वाली पे। सेकंड वाली पे b है और b कहीं पे भी अब दिख नहीं रहा, तो उसका मतलब पक्का भी कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा होगा, मतलब कैंसिल आउट हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, फोकस सी, सी राइट साइड पे आ गया। तो रिवर्स कर दो कौन सी इक्वेशन को? इक्वेशन 2 को कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपको 4 सी चाहिए। कैसे आएगा? और तो किसी रिएक्शन पे सी नहीं है। उसी तरीके से डी पे आ जाओ। अब डी पे एफ एक ही है, यहाँ पे भी एक चाहिए, तो गाइस इसको भी रिवर्स कर दो। रिवर्स इक्वेशन, इक्वेशन रिवर्स इक्वेशन 3। ठीक है। अब जब आपने ये कर दिया, यहां से डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे तो आप जो आपके क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उसको भी लिख के देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। पहली वाली रिएक्शन थी जो ए से 2b, उसको हमने क्या करा था? रिवर्स करा था और 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो बन जाएगी 4b से 2a। राइट, यही लिखा था रिवर्स इक्वेशन 1 एंड 2। दूसरी इक्वेशन को भी रिवर्स करना था और 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए ध्यान से, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको बन जाएगा वो 12d प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पे है 4c 4b। तीसरी वाली को देख लीजिए, तीसरी वाली को भी क्या करना था हमें? 4 से मल्टीप्लाई करना था और रिवर्स करना था, और ऐड तो हम कर ही रहे हैं सबको, तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करना था। अच्छा, थर्ड वाली को कुछ नहीं करना था, सेकंड वाली को करना था 4 से, थर्ड वाली को ऐसे ही रखना रहना था, बट रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कर दीजिए तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा और 2d यहाँ चले जाएगा। बस इन सबको ऐड कर दीजिए तो देखिए 4b 12d 4c एफ, और यहाँ पे आ जाएगा 2a 4b और 2d। अब देखिए आप ही को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 4b से 4b कट गया, 2d 12 को 10 में कर देगा, और कहीं ना कहीं मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है जो कि 2a वाली है। तो जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्शन लिखनी पड़े, आप अगर ये भी लिख देंगे तो यहाँ से भी आप डेल्टा एच फाइनली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको वैल्यूज तो पता ही है। तो देखिए रिवर्स इक्वेशन 1 को मैंने करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा एच भी तो रिवर्स हो जाएगा। तो पहले से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 200। दूसरी वाली में जो माइनस 75 है, इसको भी रिवर्स करना था, माइनस 75 प्लस 75 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो 75 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 जा 28 और 30, सो 300 हो गया यहाँ पे। आइए थर्ड वाली पे चलते हैं। थर्ड वाली को तो बस रिवर्स करना था, तो प्लस का 130 आपका माइनस का 130 बन जाएगा। तो हुआ क्या? 300 से 130 माइनस करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करके 100 आएगा, और उस 100 से करोगे तो माइनस का 30, सी ऑप्शन। तो ऐसे सॉल्व करना है। आपको जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई है वो आपको समझाने के लिए दिखाई है कि हाँ जो हमने करा है बिल्कुल सही आता है। पेपर में किसी को आपको प्रूफ नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पता है, सीधा ये फॉर्म, ये एक लाइन लिख दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो रहा है करना क्या है, और डेल्टा एल से सॉल्व कर दीजिए। हाँ, अगर क्वेश्चन कभी मांगे कि रिएक्शन बता दो कि क्या बनेगी, तो बिल्कुल आपको रिएक्शन भी करनी पड़ेगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसी के साथ। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ध्यान से बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आता है। क्वेश्चन सुनना, 2 मोल आइडियल गैस है, एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली, रिवर्सिबल, 300 केल्विन फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर, वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी। अगर एक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ प्रोसेस की, जिसका वर्क डन निकालना है, तो नेगेटिव वैल्यू तो आनी ही चाहिए। तो जो भी पॉजिटिव वाले हैं वो तो पहले ही हटा दीजिए, खत्म। 4 से 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही निकल गए। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए, W इज इक्वल टू NRT ln V2 बाय V1। राइट, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 2 मोल लिख दिए। अगर मुझे यहाँ पे देखिए यूनिट का ध्यान रखना, वर्क डन का जूल्स में बोला है, किलो जूल हमें कर दूंगा, तो 8.314 ले लीजिए। टेम्परेचर ले लीजिए यहाँ पे कितना अप्रोक्सीमेटली आप 300 केल्विन के आसपास, और यहाँ पे ले लीजिए अपना एल एन, और यहाँ पे ले लीजिए आप लॉग ले लीजिए, तो
2.303 लॉग ले लीजिए, लॉग V2 बाई V1, राइट? लॉग V2 50 हो गया, V1 हो गया 5। लॉग 10 आएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, आपको अंदर ही सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, 2 मोल इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303। इन सबको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। 2 8 रफली ले लीजिए, चल जाएगा। 3 2 कितना आया, 8 टू जा यहाँ पे 16 आ जाएगा, 8 टू जा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टू जा अप्रोक्सीमेटली 6। तो यार देखो ना, 16 इंटू 6 करोगे, 16 इंटू 6 कर रहे हो आप यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप अप्रोक्सीमेटली नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका एक सिंपल सा है, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए जरा। 8.341 इंटू 300, सो ये हो जाएगा 600 इंटू 8.314 इंटू 2.303, राइट? 600 8.3 2.3, तो 6 इंटू 8 इंटू 2 एक बार कर लीजिए, राइट? कर लीजिए एक बार। 16 इंटू 6 हो जाएगा, 6 6 36, और यहाँ 3 आ जाएगा, राइट? 6 1 6 96। तो देखो 96 पता है क्या है, हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए तो हम 96 तक पहुंचे। कहने का मतलब हमारी जो वैल्यू है वो बहुत पास है किसके, देखो 0.314 0.303। अगर आप इनको भी ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो आप पीछे तो जा नहीं सकते, 4 पे आ नहीं सकते, आप आगे जाओगे। तो ए हो गया सॉल्व। इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हो, राइट? बिल्कुल सॉल्व करके देखना, बड़े आराम से आंसर आएगा। ऑलराइट गाइस, सो आज का सेशन आज के लिए यहीं तक था, एंड I hope that this particular session for thermodynamics is going to be very, very useful for your NEET preparation. In the next class, we are going to do questions from the equilibrium, which is also one of the highest weighing chapter for the NEET 2026, right? All the very best, students. Take care and keep practicing. Definitely, you will ace the exam. Bye.